हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं सिंथेसिस नामक चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 10, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, जिसके लिए आज हम यूज करेंगे सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन इससे पहले कि मैं इस एक्सरसाइज को हल करना शुरू करूं, मैं आपको कुछ थोड़ा सा बतला दूं कि आखिर ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर और एडजेक्टिव क्लॉज को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिए। वैसे तो मैं लगभग सारी बातें यहाँ पर आपको बतला ही दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि आखिर ये एडजेक्टिव क्लॉज होती क्या है। तो भाई एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कुछ ऐसे होते हैं, जी हाँ, उनमें से कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं और उनमें से कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। और एक ऐसी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो इस तरह के कंजंक्शंस से या रिलेटिव प्रोनाउंस से या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होती है, जो अपने से ठीक पहले रखे हुए किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है या क्वालिफाई करती है, उसके बारे में कुछ बताती है। तो बस ऐसी ही किसी क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने बोर्ड में लिखे हुए हैं, जरा आप इन एग्जांपल्स को पढ़ें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर एक क्लॉज ये रखी हुई है। देखिए ये एक रिलेटिव प्रोनाउन रखा हुआ है और इस रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाली एक ये क्लॉज है, ठीक है ना। और ये क्लॉज क्या कर रही है, अपने से ठीक पहले रखे हुए किसी नाउन को क्वालिफाई कर रही है। देखिए यहां पर इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, द बॉय, वह लड़का। कौन सा लड़का? हु हैड स्टोलन माई पेन, यानी जिसने मेरा पेन चुराया था। तो ध्यान दीजिए, अब यहां पर जब इन प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे आप, ये रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, जिन्हें हम आप साधारणतया कह सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अगर आप इनको कहते हैं तो देखिए इनका हिंदी अर्थ कैसा निकलेगा जब ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे। वैसे तो इन्हीं कंजंक्शंस का प्रयोग हमने सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज को बनाने के लिए भी किया था, लेकिन यहाँ पर जो उसका यूज है थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी नोटिस करने का प्रयास करिएगा। देखिए इनका जब हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो कभी निकलेगा इनका हिंदी अर्थ जो निकलता है, हु का हिंदी अर्थ जो निकलता है, विच का हिंदी अर्थ जो निकलता है, वेयर का हिंदी अर्थ जहां निकलता है, कहाँ नहीं, व्हेन का हिंदी अर्थ जब निकलता है, इसी प्रकार से वाई का हिंदी अर्थ जिस कारण से, ऐसा कुछ निकलता है, हुम जिसको, हुज जिसका, कुछ ऐसा इनका हिंदी अर्थ निकलता है। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको बतला रहा हूं कि जब आप हिंदी में दोनों सेंटेंसेस को जोड़ें तो कुछ इस प्रकार से इनका हिंदी अर्थ निकालने का आप प्रयास करेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। यहाँ पर वैसा ही मैं हिंदी मीनिंग आपको निकाल के बतला रहा हूँ, जैसे द बॉय हु हैड स्टोलन माई पेन, तो वह लड़का जिसने मेरा पेन चुराया था। अभी ये बात पूरी नहीं हुई है, अब इस बात को पूरी करने के लिए मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ, द बॉय हु हैड स्टोलन माई पेन was caught, पकड़ लिया गया। caught का मतलब पकड़ लिया जाए। तो इस तरीके से आप किसी सेंटेंस को पूर्ण कर सकते हो। अब यहां इस सेंटेंस में देखिए क्या हो रहा है, द बॉय वॉज कॉट, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है और इस प्रिंसिपल क्लॉज में उस नाउन के ठीक बाद में हमने वो वाली क्लॉज रखी है जो उस नाउन को मॉडिफाई कर रही है या उस नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रही है। बस इसी को तो हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। अगला सेंटेंस देखिए, अभी ये सेंटेंस नहीं है एक्चुअली, अभी इस सेंटेंस को मैं पूरा करूंगा। जैसे द टाइम, यहां पर एक नाउन रखा हुआ है और फिर इसके बाद यहां पर एक क्लॉज रखी हुई है। देखिए जरा, द टाइम माने वह समय, व्हेन ही विल अराइव, जब वो यहां पहुंचेगा, तो वह समय जब वो यहां पहुंचेगा इज नॉट सर्टेन, इज नॉट सर्टेन अगर हम कह देते हैं तो ये अब सेंटेंस पूरा हुआ, यानी वह समय निश्चित नहीं है। कौन सा समय, हम किस समय को की बात कर रहे हैं, जब वह यहाँ पहुँचेगा या जब वह पहुँचेगा वो वाला समय। तो आप इस तरीके से हिंदी अर्थ निकालेंगे। देखिए ये जो क्लॉज है ये ठीक उस नाउन के बाद में रखी हुई है जिस नाउन को वह डिस्क्राइब कर रही है। ओके, बस इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे द रीज़न, रीज़न बताने के लिए, टाइम बताने के लिए व्हेन, रीज़न बताने के लिए वाई का प्रयोग करेंगे। देखिए जरा, द रीज़न माने वह कारण जिस कारण से वे लोग लड़ पड़े, इज़ नॉट नोन टू, इज़ नॉट नोन टू मी। अगर मैं इस सेंटेंस को आगे बढ़ा देता हूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी वह कारण जिस कारण से वे लोग लड़ पड़े थे मुझको ज्ञात नहीं है।
क्लियर। तो ये हो गया द रीजन इज नॉट नोन टू मी, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। और ये जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है यानी एडजेक्टिव क्लॉज उस नाउन के ठीक बाद में रखी हुई है जिसको वह मॉडिफाई कर रही है। क्लियर, बस इसी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा, अभी तो आपने देखा कि यहाँ पर शुरुआत में रखी है, ये एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस के लास्ट में भी रखी हो सकती है। बस इसका प्लेस अच्छे से पहचानने का प्रयास करिए। जैसे दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है। अब ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है और यहाँ पर देख रहे हैं वेयर माई फ्रेंड लिव्स, जहाँ मेरा मित्र रहता है। तो ये देखिए, ये जो प्लेस है ये प्लेस नाउन है एक, और नाउन के ठीक बाद वो वाली क्लॉज रखी हुई है जो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। क्लियर, तो ये बाद में भी आ सकती है। दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है हुज आइज आर ब्लू, जिसकी आंखें नीली हैं। तो आप फिर से यहाँ पर देखिए, एक नाउन, यहाँ पर नाउन, यहाँ पर नाउन, यहाँ पर नाउन। तो अच्छे से आप समझिए कि यहाँ पर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब्स से शुरू होती है, तो वो क्लॉज ठीक उस नाउन के बाद में रखी होती है। जहाँ तक संभव हो सकता है हमें उस नाउन के ठीक बाद में ही रखना चाहिए जिसको वह डिस्क्राइब करती है। बस इसी तरीके के सेंटेंसेस होंगे आपके सामने, दो ऐसे सेंटेंसेस होंगे और उन दोनों सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस को आपको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना पड़ेगा और फिर उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को उस नाउन के ठीक बाद रखना पड़ेगा जिसको वह डिस्क्राइब करती है। अब यही सब कुछ मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 5 सेंटेंसेस के सेट्स लिखे हुए हैं। अब इनको हम कंबाइन करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। जोड़ने के लिए हम इन रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं और उसे कहाँ पर रखेंगे, याद है ना? जी हाँ, उस नाउन के ठीक बाद रखेंगे जिस नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहे हों। चलिए जरा देखते हैं। माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। ठीक है। आई डोंट नो द टाइम, मैं वह समय नहीं जानता हूँ। तो कौन सा समय नहीं जानता हूँ? जब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। ध्यान दीजिए, तो अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में हम किस क्लॉज को सबऑर्डिनेट बनाएं? देखिए, तो जब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे, इस वाली क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट बनाएंगे क्योंकि जब कहाँ पर फिट हो रहा है, इस वाले सेंटेंस में फिट हो रहा है। तो कैसे? जब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे, मैं वह समय नहीं जानता हूँ। तो ध्यान दीजिए, ये है वो टाइम, ये है वो नाउन जिसके बाद आपको इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को रखना होगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? पहले इस सेंटेंस को लिखेंगे, फिर इस क्लॉज को बाद में लगाएंगे, फिर टाइम को शो करने वाला कंजंक्शन लगाएंगे। तो चलिए लगा देते हैं, देखिए जरा। आई डोंट नो, ये लीजिए, देखिए आपने क्या किया, दूसरा जो सेंटेंस है पहले उसे उठाकर यहां पर रखा। आई डोंट नो द टाइम, मैं वह समय नहीं जानता हूं। तो ध्यान दीजिए, ये है वो नाउन और इसी नाउन को एक्चुअली यहां पर इस सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, मैं वह समय नहीं जानता हूं जब, तो इस टाइम को बतलाने वाला जो कंजंक्शन है वो क्या है? व्हेन है। और फिर यहां से शुरू होने वाली जो क्लॉज हुई वो क्लॉज कहलाती है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये अपने से ठीक पहले रखे हुए किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। वेरी सिंपल। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं और बतला देना चाहता हूँ। क्या? कि ये अगर प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया अगर पास्ट टेंस में होती, अगर यहाँ पर डिड नॉट होता यानी डिडंट होता, तो ध्यान दीजिए क्या होता, यहाँ पर विल का वुड हो जाता। ध्यान दीजिए आप, ये हमेशा ही आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की जो वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस की ही वर्ब आएगी, बशर्ते कि वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो। यानी वो जो नरेशन में आपने कुछ ऐसे रूल्स पढ़े थे जहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता था, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो फिर यहाँ पर हमेशा ही पास्ट टेंस की वर्ब आएगी। अगर यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज में आपकी जो वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में हुई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, द पेन इज माइन, वह पेन मेरा है। इट इज ऑन द टेबल, वह मेज पर रखा हुआ है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो अब देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे जोड़ सकते हैं। द पेन इज माइन, कौन सा पेन? विच पेन? आप ऐसा पूछा करो। द पेन, कौन सा पेन? तो वह पेन जो मेज पर रखा है, यही आ रहा है ऐसा। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, द पेन
ये नाउन हो गया। अब इसी के आगे आप वो वाली क्लॉज बना दीजिए, कौन सी, ये। अब इसके लिए आप क्या लगाओगे, दैट भी लगा सकते हो, दैट, या विच भी लगा सकते हो, विच इज। ध्यान दीजिए, अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए आप दैट या विच का प्रयोग कर सकते हैं। अगर व्यक्ति है तो हु का प्रयोग करेंगे। सो द पेन दैट या विच इज ऑन द टेबल, आगे बढ़ा दीजिए, इज ऑन द टेबल, यानी वह पेन जो टेबल पर है या टेबल पर रखा हुआ है। तो ये वाली जो क्लॉज हुई आपकी, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके, और आगे सेंटेंस बढ़ा दीजिए, और ये हो गया इज माइन, राइट। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस जुड़ गया। अगला सेंटेंस देखिए, दिस हाईवे पासेस थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर। तो ये हाईवे मथुरा, आगरा और कानपुर से होकर के गुजरता है। अच्छा, दिस हाईवे इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 2। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईवे की बात हो रही है, दिस हाईवे। तो विच हाईवे, तो वह हाईवे जो यहाँ से होकर गुजरता है, या फिर विच इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 2। इन दोनों में से आप किसी को भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बना सकते हैं। देखिए ऐसे बना सकते हैं, दिस हाईवे, ये लीजिए, देखिए कि कैसे आपने किया इसको, दिस हाईवे। अब इस हाईवे के बाद में आपने एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रखी, ये वाली, ध्यान दीजिए, इसी को आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया है। क्लियर, दिस हाईवे, यहाँ पर देखिए दिस हाईवे, या आप द हाईवे लिख सकते हैं। यहाँ पर दिस लिखा है, दिस लिखा रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। सो दिस हाईवे विच पासेस, यानी ये हाईवे जो कि गुजरता है, कहाँ से होता हुआ, मथुरा, आगरा, कानपुर से होता हुआ जो गुजरता है वो हाईवे। अब ये है प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट और उसकी क्रिया ये रखी हुई है, इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 2, ऐसा कहा जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर विच इज कॉल्ड, इसे भी आप बना सकते हैं, यानी दिस हाईवे विच इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 2 पासेस थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर। आप ऐसे भी इसको जोड़ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, इट इज़ वेरी फेथफुल, यह बहुत स्वामी भक्त है। फेथफुल का मतलब वफादार होना। अच्छा, तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो विच डॉग, आप ऐसा बोले, विच डॉग, कौन सा डॉग, जो मेरे पास है, ऐसा निकल करके आएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द डॉग। जब आप यहाँ पर द डॉग पहले, डॉग जब पहले ले आएंगे तो ये डॉग डेफिनिट हो जाएगा। ओके, अब जब डेफिनिट हो जाएगा तो उससे पहले आपको द लगाना पड़ेगा और आई हैव बाद में। सो द डॉग दैट आई हैव, यानी वो कुत्ता जो मेरे पास है। अब ये देखिए, ये आपकी सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज बन गई, क्योंकि इसके ठीक पहले आपका वो नाउन रखा हुआ है जिसके बारे में ये वाली क्लॉज बात कर रही है। सो द डॉग इज़ वेरी फेथफुल। बस बहुत ही सिंपल है, बड़ी आराम से आप इज़ वेरी फेथफुल ऐसे आप लिख लेंगे और सेंटेंस बन जाएगा कुछ इस तरीके से, द डॉग दैट आई हैव या विच आई हैव इज़ वेरी फेथफुल, ऐसे आप बना सकते हैं। अगला सेंटेंस, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, वह लड़का वहाँ पर खड़ा है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। सो द बॉय माने वह लड़का, तो कौन सा लड़का, तो वह लड़का जो वहाँ पर खड़ा है, द बॉय। तो ये देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, द बॉय नाउन रख दिया और कौन सा लड़का, जो वहाँ पर खड़ा है। बस इतना आपको करना है, द बॉय हु। अब ये लड़का है तो व्यक्तियों के लिए आप हु का प्रयोग कर सकते हैं या दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दैट का प्रयोग आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, व्यक्तियों के लिए, जानवरों के लिए, वस्तुओं के लिए, सब के लिए कर सकते हैं। लेकिन आप विच का प्रयोग क्या करेंगे, वस्तुओं के लिए ही करेंगे और छोटे जानवरों के लिए करेंगे, ठीक है ना। और हु का प्रयोग आप व्यक्तियों के लिए करेंगे। देखिए द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, वह लड़का जो वहाँ खड़ा है, ठीक, इज माई ब्रदर। तो देखिए ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपकी सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि यह उस नाउन के ठीक बाद में रखी हुई है जिस नाउन को वह क्वालिफाई कर रही है। वेरी सिंपल। चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते समय आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखनी चाहिए। वो कौन सी बात है, सपोज यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इन दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, और यदि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में यानी सेंटेंस के लेटर पार्ट में लिखी होती है, बाद वाले हिस्से में लिखी होती है, तो फिर आपको ये देख लेना चाहिए कि कहीं पहले वाली जो एक्शन है और दूसरा वाला जो एक्शन है वो किसी कंटिन्यूएशन में तो नहीं है। जैसे पहले ये हुआ और फिर ये हुआ, अगर कंटिन्यूएशन में है तो फिर वो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होती,
वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कुछ सेंटेंसेस अभी आएंगे तो मैं इस बात को मेंशन करूंगा, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा है, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, वह आज स्कूल नहीं आया था। ठीक है, डू यू नो द रीज़न, क्या तुम वह कारण जानते हो। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस में पूछा जा रहा है क्या तुम वो कारण जानते हो। तो अब आप ऐसा पूछा करो, ये एक नाउन है, रीज़न क्या है, नाउन है, और रीज़न को बतलाने के लिए एक मैंने कंजंक्शन आपको बतलाया वाई। तो आप ऐसे पूछा करो विच रीजन, कौन सा कारण, विच काइंड ऑफ रीजन, किस प्रकार का कारण, तो आपको वो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज मिल जाएगी। तो जैसे पूछा डू यू नो द रीजन, क्या तुम वह कारण जानते हो, तो कौन सा कारण, जिस कारण से वह आज स्कूल नहीं आया था। तो अब बस इतना सा आपको करना है, तो ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगी। और इसके पहले आप वाई का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, कुछ ऐसे, डू यू नो, ये देखिए कुछ ऐसे आप बनाएंगे। कैसे, डू यू नो द रीज़न, क्या तुम्हें वह कारण पता है जिस कारण से, मैंने आपको पहले भी बतलाया कि जब वाई का प्रयोग करेंगे तो जिस कारण, ऐसा कुछ हिंदी मीनिंग निकलेगा, जिस कारण से वह आज स्कूल नहीं आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे जोड़ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, विल यू गिव मी द वॉच, क्या आप मुझे वह घड़ी दोगे। तो विच वॉच, कौन सी घड़ी, जो टेबल पर रखी हुई है। बस, तो जो टेबल पर रखी हुई है बस इसी को आप इससे ऐड कर दीजिए। तो कैसे बन जाएगा, विल यू गिव मी द वॉच, क्या तुम मुझे वह घड़ी दे सकते हो। कौन सी घड़ी, जो रखी है, तो जो की इंग्लिश आप चाहे दैट बना दीजिए चाहे विच बना दीजिए। दैट इज, अब ये इज लगाई है, दैट इज ऑन द टेबल, ये आपकी बन गई रिलेटिव क्लॉज। क्लियर, तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ, उससे पहले यहाँ पर ये वॉच है, और इस तरीके से आपने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा आगे देखिए जरा, आई बॉट अ पेन अ फ्यू डेज बैक, आई हैव लॉस्ट इट। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से देखिए। अब इन दोनों सेंटेंसेस में वही बात आएगी जो मैं आपको शुरुआत में बतला रहा था, अर्थात यहाँ पर आपको ये देख लेना चाहिए कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में जो एक्शंस हो रहे हैं, जो क्रियाएं घटित हो रही हैं, क्या वो क्रियाएं एक के बाद एक घटित हुई हैं कंटिन्यूएशन में। जरा देखिए यहाँ पर, मैंने पहले पेन खरीदा, पहले हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, मैंने उसे लूज भी कर दिया, अर्थात मैंने उसे खो दिया। तो अब देखिए कि यहाँ पर पहले ये काम हुआ है, बाद में ये काम हुआ है। अब अगर ऐसा हो, जो बाद में जो काम होता है, कंटिन्यूएशन में जो एक्शन घटित होता है, अब अगर उस एक्शन को आप सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज बना दोगे तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। और वो सेंटेंस क्या बनेगा, वो सेंटेंस एक्चुअली एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। और वो जो क्लॉज आप ये जानकर बनाओगे कि वो क्लॉज सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है, इन्हीं में से किसी एक कंजंक्शन का यूज भी करोगे, लेकिन आप तो सोच रहे हो कि वो एक एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन वो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होती, वो कंटिन्यूएटिव सेंस में चली जाती है और वो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाती है। जैसे अगर आप इसको ऐसे बना दोगे तो ये सेंटेंस कैसे चला जाएगा, ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। कैसे बनाओ, अगर आपने इसको प्रिंसिपल क्लॉज बना दिया और इसको आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया। आपको ऐसे बनाना चाहिए कि इस वाली क्लॉज को आपको बनाना चाहिए प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना, और इस वाली क्लॉज को आपको बनाना चाहिए सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी जो काम पहले हुआ है उसे सबऑर्डिनेट बनाइए और जो काम बाद में हुआ है उसे आप प्रिंसिपल क्लॉज बना दीजिए। तो कैसे बनेगा देखिए जरा, आई हैव लॉस्ट, देखिए ऐसे आपने बनाया। कैसे, आपने इस सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बनाया, आई हैव लॉस्ट द पेन, आपने इस इट के स्थान पर, ये इट किसके लिए आया है, इस पेन के लिए आया है। तो अब यहाँ पर वो पेन तो डेफिनेट हो गया, इसलिए आप यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। सो आई हैव लॉस्ट द पेन, मुझसे वह पेन खो गया है। अब विच पेन, कौन सा पेन, जो, जिसको या जो आई बॉट, या जिसको मैंने खरीदा था अ फ्यू डेज बैक, जिसको मैंने कुछ दिनों पहले खरीदा था। यहाँ पर भी डेज होना चाहिए, तो जिसको मैंने कुछ दिनों पहले खरीदा था। अब अगर आप इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी। लेकिन अगर आपने इसे प्रिंसिपल क्लॉज बना दिया, आई बॉट अ पेन फ्यू डेज बैक विच आई हैव लॉस्ट, ऐसा अगर बनाओगे तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। कुछ अगले सेंटेंसेस अगर ऐसे ही आएंगे तो मैं फिर से इस बात को मेंशन करूंगा। अगला सेंटेंस देखिए, यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस, तुमने मेरी पुस्तक किसी स्थान पर रख दी है। शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ। अब यहाँ पर कहा जा रहा है मुझे वो स्थान दिखाओ,
तो विच प्लेस, कौन सा स्थान दिखाओ जहां पर तुमने मेरी पुस्तक रख दी है। तो प्लेस के लिए ये वेयर इस कंजंक्शन का आप यूज करेंगे। आइए कैसे कर लेते हैं, शो मी द प्लेस। ये लीजिए, देखिए कितनी आसानी से किया। शो मी द प्लेस, शो मी द प्लेस, इसे आपने प्रिंसिपल क्लॉज बनाया। अब वो कौन सा स्थान है, देखिए ये प्लेस वो नाउन है जिसके बारे में ये वाली क्लॉज बात कर रही है। देखिए शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ जहां पर तुमने मेरी पुस्तक को रख दिया है ना सिंपल। अगला सेंटेंस देखिए, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, तुम मुझे मेरे कमरे में पा सकते हो। द रूम इज ऑन द 3rd स्टोरी, और वह कमरा तीसरी स्टोरी पर है। तो कौन सा कमरा तीसरी स्टोरी पर है जहां पर तुम मुझे पा सकते हो। तो वह कमरा जिसमें या जिसके अंदर तुम मुझे पा सकते हो, वो वाला कमरा कहां पर है, यहां पर है। तो इस रूम को के बारे में बतलाने वाली ये वाली क्लॉज है, तो इसको प्रिंसिपल क्लॉज बनाइए और इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दीजिए कुछ ऐसे। द रूम, ये लीजिए बड़ी आसानी के साथ बन गया। क्या हुआ, द रूम को आपने यहां पर रखा, द रूम। अब कौन सा रूम, जहां तुम मुझे पा सकते हो, वेयर यू कैन फाइंड मी, ठीक है ना, जहां तुम मुझे पा सकते हो। अगर आप चाहो यहां पर तो इस वेयर के स्थान पर आप इन विच भी लगा सकते हो, इन विच, ठीक है ना, इन विच लगा सकते हो, इन विच, राइट। सो द रूम इन विच, यानी वह कमरा जिसके अंदर, अब ये जिसके अंदर हो गया या ये हो गया जहां, ठीक, इन दोनों में से किसी को एक को लगा सकते हो। द रूम वेयर यू कैन फाइंड मी इज ऑन द 3rd स्टोरी, है ना सिंपल। अब चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। अब इस स्लाइड में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो थोड़े से अलग हटकर हैं और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। चलिए जरा देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। आई हर्ड द न्यूज़, मैंने समाचार सुना, ठीक। आई वेंट टू हॉस्पिटल, समाचार सुनकर मैं हॉस्पिटल गया। अगला काम क्या हुआ, द हॉस्पिटल इज़ नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, और वो हॉस्पिटल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं। अब इन 3 सेंटेंसेस को जोड़ना है और जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आपको बस इतना ख्याल रखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय बस एक क्लॉज ऐसी होनी चाहिए जो सबऑर्डिनेट हो। अब वो चाहे नाउन क्लॉज हो, चाहे वो एडजेक्टिव क्लॉज हो, और चाहे वो एडवर्ब क्लॉज हो। यहाँ पर तो हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज, तो अब हम एडजेक्टिव क्लॉज ही बनाएंगे। लेकिन अगर आपके सामने 3 सेंटेंसेस हो तो आप इस बात को लेकर परेशान ना हो कि नहीं वो तीनों ही सेंटेंसेस क्लॉज के रूप में होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 सेंटेंसेस को जोड़कर एक पहले सिंपल सेंटेंस बना लीजिए अगर पॉसिबल है, और अगर नहीं पॉसिबल है तो आप क्लॉज बाय क्लॉज भी बनाते जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, जैसा कि आप पहले कर चुके हैं। कैसे, ऑन हियरिंग द न्यूज़। अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़कर मैंने एक सिंपल सेंटेंस बना लिया, और ये सेंटेंस ऐसा हुआ, ऑन हियरिंग द न्यूज़, समाचार सुनकर आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया। और हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल, जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, विच इज़, ये लीजिए ऐसे कर दिया, विच इज़ नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। बड़े सिंपल तरीके से आप इसे जोड़ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, और वह घड़ी सही समय देती है। तो विच वॉच, आप ऐसे पूछ लिया करो कौन सी घड़ी सही समय देती है, तो वह घड़ी जो मेरे पास है। बस बड़ी आसानी के साथ आप ऐसे जोड़ सकते हैं। क्या, द वॉच, तो ये देखिए कैसे कर दिया, द वॉच, यानी द वॉच यहाँ पर लिखा, ये नाउन हो गया, और इस नाउन को ही डिस्क्राइब करने वाली ये जो क्लॉज है, द वॉच दैट आई हैव, ये यहाँ तक है। द वॉच दैट आई हैव, यानी वो घड़ी जो मेरे पास है, ठीक है। तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया, आई हैव सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब ये एडजेक्टिव कब है, क्योंकि ये इस वॉच के बारे में कुछ बतला रही है, यानी इस वॉच को डिस्क्राइब कर रही है। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, अ मैन केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी मेरे पास कल आया था। ही वॉज ब्लाइंड, ठीक है। तो अब देखिए ये तो वैसे भी इस आदमी की विशेषता है, तो इसी को आप क्लॉज बना दीजिए। क्या है,
अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, ऐसा बना देंगे अ मैन। ये लीजिए क्या किया आपने, अ मैन एक आदमी जो अंधा था। बस इस आदमी के बारे में ये वाली जो क्लॉज है ये डिस्क्राइब कर रही है कि वो आदमी कैसा था, ऐसा था, मेरे घर आया कल। बहुत ही सिंपल है। अब अगले सेंटेंस को देखिए, ही ओन्स ए डॉग, वह एक कुत्ते का मालिक है। ओन्स का मतलब होता है मालिक होना, ठीक है। तो उसके पास एक कुत्ता है, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक। द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ इट, बच्चे लोग उससे डरे रहते हैं। तो किससे डरे रहते हैं, कुत्ते से डरे रहते हैं, ठीक है ना। तो किस कुत्ते से डरे रहते हैं, जो उसके पास है। तो बस यहीं पर आपको ऐसा बनाना है, द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ द डॉग, यहां पर आपको इट के स्थान पर ये डॉग ले आना है, ऐसे ऐसे, द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ द डॉग दैट, या विच भी आप लगा सकते हैं, दैट, यानी यहां पर दैट किसके कंजंक्शन लगाया, यानी द डॉग दैट ही ओन्स, बस यहां पर इतना और लिख देना, ही ओन्स। देखिए ये सेंटेंस कैसे बना, एक बार और देखिए। यहाँ इस क्लॉज को आपने बनाया प्रिंसिपल क्लॉज, द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ द डॉग, यानी बच्चे लोग उस कुत्ते से बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। किस कुत्ते से, जो ही ओन्स, जो उस जिसका वह मालिक है या जो वह रखता है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो क्लॉज है ये इस डॉग को एक्सप्लेन करने लग गई, यानी उसको डिस्क्राइब करने लग गई। तो इस तरीके से ये एक सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज बनी। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर 4 सेंटेंसेस हैं, देखिए जरा। द ट्रैवलर वॉज हंग्री, ट्रैवलर हंग्री था। ही वॉज थर्स्टी, वह थर्स्टी भी था। अब ये 2 सेंटेंसेस हैं, हालांकि इन दोनों में ही इस ट्रैवलर की क्या बतलाई जा रही है, विशेषताएं ही बतलाई जा रही हैं। यहाँ पर हंग्री है, यहाँ पर थर्स्टी है। आप बनाना चाहो तो इनको भी क्या कर सकते हो, एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हो। लेकिन आपके पास और भी 2 सेंटेंसेस हैं, तो काहे को आप बार बार एडजेक्टिव क्लॉजेस बनाएंगे। आप केवल एडजेक्टिव का ही प्रयोग करके इनको सिंपल सेंटेंस में और फिर आगे वाले सेंटेंसेस को एक क्लॉज में बना लीजिएगा। देखिए जरा, ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया। ही बेग्ड फॉर फूड, अब यहाँ पर सचेत रहना है। देखो एक एक्शन ये हो रहा है, वह मेरे घर आया, और घर आने के बाद कंटिन्यूएशन में उसने बेगिंग की है, यानी भिक्षा मांगी है, यानी उसने भोजन मांगा है मुझसे। यानी आना और भोजन मांगना ये दोनों ही एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में हुए हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि इस वाली क्लॉज को आप अब सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बना सकते हैं। अगर बना देंगे तो ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, बनाएंगे तो आप उसे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ही, लेकिन बन जाएगी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपको यहाँ पर बहुत अलर्ट रहना होता है। जब भी आप 2 ऐसे सेंटेंसेस देखिए जहाँ पर कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक 2 काम हो रहे हों, तो जो काम बाद में होता है आप उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज ना बनाओ, उसको प्रिंसिपल क्लॉज बनाओ। और फिर इसके बाद देखो मैं कैसे बनाता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या किया है, हमने यहाँ पर किया है कि ये दोनों एडजेक्टिव्स हमने यहाँ पर पिक कर लिए हैं और उन दोनों ही एडजेक्टिव्स को यहाँ पर हमने जोड़ दिया एंड से और इस ट्रैवलर के पहले रख दिया। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बतलाया था। तो एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस मिलकर के ये अभी एक फ्रेज ही बना है। अब इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा करके और यहाँ पर हमने देखिए जरा क्या किया है, द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रैवलर बेग्ड फॉर फूड। अब इसको देखो हमने प्रिंसिपल क्लॉज बनाया है, इसको हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बनाई है। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको बनाई है, इसको, यानी जो काम पहले हुआ है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाई है। देखिए जरा, द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रैवलर, वह भूखा और प्यासा ट्रैवलर जो मेरे घर आया था, ये वाला काम पहले हुआ था, तो इसी को हमने क्या किया है, इसी को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दी है। और ये नाउन है और इसी नाउन को ये वाली क्लॉज डिस्क्राइब कर रही है। हु केम टू माई हाउस बेग्ड फॉर फूड, तो उस ट्रैवलर ने भोजन मांगा। तो देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज बनी, ये यहाँ से द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रैवलर बेग्ड फॉर फूड, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज बनी और ये आपकी बन गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब कुछ एक बड़े ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और भी हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब मेरी बात को गौर से सुनिए बच्चा लोगों। देखिए मैं आपको 15-15, 20-20 सेंटेंसेस करके दिखला देता हूँ। मैं भले ही आपको 100 सेंटेंसेस भी करके दिखला दूँ,
आपको तब तक उस पर कमांड नहीं होगा जब तक आप खुद भी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इस एक्सरसाइज में 25 सेंटेंसेज हैं। ओके, मैंने यहाँ पर अभी मैंने ये 3 सेंटेंसेज और लिख लिए, 15 सेंटेंसेज ऑलमोस्ट मैं पहले ही आपको करके बतला चुका हूँ, तो हो जाएंगे 18 सेंटेंसेज। अब बचेंगे 7 to 8 सेंटेंसेज बचेंगे, जिस पर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन में दे रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ सेंटेंसेज हैं, इन सेंटेंसेज को, ये बड़े ही सिंपल से सेंटेंसेज हैं, जितने डिफिकल्ट एग्जांपल्स थे वो मैंने सब करके आपको बतला दिए। ये बड़े सिंपल से सेंटेंसेज हैं। आपको एक एडजेक्टिव क्लॉज का निर्माण करना है और इन्हें जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ओके, तो इसे बनाकर और यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना है। चलिए अब शेष बचे हुए कुछ सेंटेंसेज हैं, उनको भी जोड़ करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज। ठीक है, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। अब यहाँ पर आप किसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बना सकते हो? देखिए यहाँ पर 2 चीजें हो सकती हैं। सम पीपल हु आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, यानी कुछ लोग जिनका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सम्मान किया जाता है, डाई फॉर सम नोबल कॉज, आप ऐसा बना सकते हो। तो ज़रा देखिए, सोचने वाली बात यह है कि क्या पहले उनका सम्मान किया जाता है, यानी कि क्या वे लोग मरते हैं जिनका पहले सम्मान किया जाता है? नहीं, इनफैक्ट जो लोग पहले मरते हैं उनका बाद में सम्मान किया जाता है। तो बाद में ये होता है, तो इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज ही बनाए रखेंगे और इसे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। और कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, सम पीपल, देखिए ऐसे बनेगा। क्या बनाया आपने? सम पीपल माने कुछ लोग जो मरते हैं, यानी इसी सेंटेंस का ये जो मेन पार्ट है, ये जो प्रेडिकेट है, इसी के लिए आप एक यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज और इन लोगों को यह डिस्क्राइब करने लग जाएगी। ठीक है, तो सम पीपल यानी कुछ लोग जो नोबल काज के लिए मरते हैं, अर्थात किसी अच्छे काम के लिए मरते हैं, उन लोगों का सम्मान किया जाता है। अब यहाँ पर आप ऐसा ना लिखें सम पीपल हु आर ऑनर्ड बाय एवरीवन और फिर इस वाले हिस्से को बाद में ना लिखें, पहले इसे ही लिखें, क्योंकि पहले जब कोई मरता है किसी श्रेष्ठ काम के लिए तभी उसे बाद में लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाता है। राइट, अगला सेंटेंस देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली। अच्छा, ही डिफीटेड नेपोलियन, तो किसने डिफीट किया नेपोलियन को? ये लॉर्ड वेलिंगटन। तो बस लॉर्ड वेलिंगटन और बस इसके बाद इसको पहले ले लेंगे, हु डिफीटेड नेपोलियन, यानी लॉर्ड वेलिंगटन जिसने नेपोलियन को हराया था, फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली। राइट, बस ऐसे आप कर देंगे। अगला सेंटेंस, अच्छा करके बतलाऊं क्या? चलिए करके भी बतला देता हूं आपको। लॉर्ड वेलिंगटन, ये लीजिए मैंने लिख करके भी बतला दिया। देखिए लॉर्ड वेलिंगटन ये एक नाउन हो गया। कौन? ये लॉर्ड वेलिंगटन कौन थे? यहां पर आपको कॉमा लगाना चाहिए। अच्छा, हु डिफीटेड क्यों लगाना चाहिए? इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज वर्सेस नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पर कॉमा कब लगता है और कब नहीं लगता है, इसके लिए आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको देखना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कॉमा कब लगता है और कब नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, लॉर्ड वेलिंगटन कॉमा हु डिफीटेड नेपोलियन फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली। आप इस तरीके से जोड़ देंगे। अब अंतिम सेंटेंस देखते हैं, द बॉयज हैव कम बैक, वो लड़के वापस आ गए हैं। तो कौन से लड़के वापस आ गए हैं? जो दिल्ली गए थे लास्ट मंथ। क्लियर, बस इतनी सी बात करना है, यानी द बॉयज हु ये लीजिए आपने इस तरीके से द बॉयज़, अब यहाँ पर आपको हु से पहले कॉमा नहीं लगाना है बल्कि आगे सीधे बढ़ाते चले जाना है। द बॉयज़ हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, यानी वे लड़के जो पिछले महीने दिल्ली गए थे वापस आ गए हैं। यहाँ पर भी देखिए हु, आपने हु का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ है, व्यक्तियों के लिए हु का प्रयोग करते हैं। और ये एक सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि इसके ठीक पहले वो नाउन रखा हुआ है जिस नाउन को ये वाली क्लॉज डिस्क्राइब कर रही है। तो ये सब कुछ बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए। शर्त यह है कि आप भी कुछ सेंटेंसेस अपनी तरफ से बनाइए, बना करके नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे।
कुछ गलतियां होंगी, कुछ डाउट्स होंगे, मैं उनको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एडवर्ब क्लॉज को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।